दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को क्रेडिट एजेंसी फिच की ओर से बड़ा झटका लगा है। फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। फिच की रेटिंग के बाद दुनिया भर के मार्केट्स में हाहाकार मच गया। भारत की बात करें तो निफ्टी 207, सेंसेक्स 677 और निफ्टी बैंक 597 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। आखिर फिच ने अमेरिका को कम रेटिंग क्यों दी, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका में कर्ज की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2 महीने पहले देश में बड़ा कर्ज संकट देखने को मिला था। मई महीने की बात करें तो अमेरिका में कर्ज का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बाइडेन सरकार और रिपब्लिकन पार्टी के बीच जबरदस्त खींचतान चली थी। बाद में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ और देश की कर्ज सीमा बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन कर दी गई। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार में पैसे लगाने वालों के बीच नकारात्मक असर देखने को मिला। इसी की वजह से फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया और जैसे ही फिच ने रेटिंग कम की, दुनिया भर के बाजार गिरने लगे। हालांकि फिच की क्रेडिट रेटिंग के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस से बयान भी सामने आया। अमेरिका का कहना है कि एजेंसी ने रेटिंग देते समय मनमानी की है। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि एजेंसी ने पुराने डेटा को देखते हुए अपनी रेटिंग दे दी। कुल मिलाकर कहें तो यूएस की क्रेडिट रेटिंग के कम होने से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम है। बाजार हरे से लाल निशान पर आ गए। अब देखना यह है कि बाजार पर इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा और संभलेंगे कब तक बाजार। ओवरऑल इकोनॉमी पर इसके असर की भी बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे बहुत ही खास मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। रेटिंग घटी तो स्वाभाविक रूप से सर दुनिया भर के बाजार में थोड़ी जो सहम गए थे, लेकिन इसका हमारे ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा? ड्यूरेबल इंपैक्ट आप देख रहे हैं या नी जर्क इंपैक्ट से हम अब उबर जाएंगे सर? देखिए दीपक जी, इसमें दो तरह से इसको देख सकते हैं। एक के 2011 में 12 साल पहले एक और रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अमेरिका की रेटिंग घटाई थी। उस टाइम ओबामा प्रेसिडेंट थे और यही डेट सीलिंग जो अमेरिका की थी उस पर विवाद चल रहा था। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड उनकी लोकसभा थी जहां पारित नहीं हो रहा था नया सीलिंग, और फिर काफी एक्रीमोनियस डिबेट के बाद वो पारित हुआ। बट 1 महीने के अंदर S&P ने रेटिंग घटाई थी। उस टाइम अमेरिका के मार्केट काफी शार्पली गिरे थे 5%। तो मार्केट ये सोच रहा था कि क्या इस बारी भी वो होगा। इस बारी वो नहीं होगा। क्यों? 2011 में क्या चल रहा था? यूरोजोन का सॉवरेन डेट क्राइसिस चल रहा था, ग्रेक्सिट चल रहा था, पिग्स के जो नेशन है उनके डेट को लेके, पूरे यूरोप के डेट को लेके बहुत रिस्क ऑफ चल रहा था। और आप देखें तो यूएस के रेट कट हो रहे थे और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तब भी ताज़ा था लोगों के ज़हन में। तो इस सब के चलते मार्केट गिरे, बट वो शॉर्ट और शैलो थे। एक महीने बाद, 3 महीने बाद, 12 महीने बाद मार्केट ने बहुत अच्छा किया। और सितंबर उस साल में ऑपरेशन ट्विस्ट लेके आए बेन बर्नांके। आपको याद होगा 2011 सितंबर में ऑपरेशन ट्विस्ट भी उन्होंने किया लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ अमेरिका के फंड रेजिंग की तरफ, ट्रेजरी की तरफ या डॉलर की तरफ। इस बारी उल्टा अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है। यूरोप में वो संकट नहीं है डेट का। अनएम्प्लॉयमेंट जो 9% भी थी 2011 में, आज के दिन में 3.6 है। और रेट तो कट होने वाले, अभी तो बढ़ रहे हैं रेट क्योंकि इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है। तो और 10 दिन पहले ही तो फेड ने रेट बढ़ाए हैं। तो उनको बिल्कुल समझ है कि बहुत अच्छे रेट है, बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, तब उनको कॉन्फिडेंस है रेट बढ़ाने का। तीसरी बात जो है, जो चेंज हुआ 2011 के बाद, कई सॉवरेन फंड्स या पेंशन फंड्स का नियम है कि AAA रेटिंग में ही वो डाल सकते हैं। तो एक नया क्लॉज दीपक जी लाया गया, गवर्नमेंट गारंटीड। तो गवर्नमेंट गारंटीड जो पेपर है वो भी चलेगा, ट्रिपल हो, ए हो ना हो।
ये 2011 में तब्दीली लेके आ गया था अमेरिका, तो ये इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, शॉर्ट एंड शैलो इम्पैक्ट है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट गारंटीड वाला जो क्लॉज है, ये वही ऑपरेशन ट्विस्ट का हिस्सा था सर? हाँ, उसी से उससे पहले आ गया था। अच्छा, उससे पहले आ तो गया ये ट्रिपल ए की जगह, क्योंकि ट्रिपल ए अब कितनी कंट्रीज रह गई हैं, नॉर्वे ले लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, गिनी चुनी ट्रिपल ए कंट्रीज हैं, और उनमें से कोई भी ये 30-40 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी नहीं संभाल सकता। इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है किसी की ऑफर करने के लिए। तो जो यूएस डॉलर का रोल है रिजर्व करेंसी का, और यूएस ट्रेजरी का रिस्क फ्री एसेट, जब हम कोई भी मॉडल दीपक जी फाइनेंस में चलाते हैं, रिस्क फ्री रेट हम लेते हैं, रिस्क फ्री एसेट लेते हैं, वो यूएस ट्रेजरी लेते हैं, और मोस्टली 10 साल का यूएस ट्रेजरी सब मॉडल्स में वही चलता है। तो वो तो बदलने नहीं वाला। 59% दुनिया का रिजर्व, एफएक्स रिजर्व अभी भी डॉलर में बैठा है। 80% आपकी जो ट्रेड है गुड्स की, वो डॉलर में चलती है अभी भी। तो ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला। और 2011 में आप इससे हैरान होंगे कि सेफ हेवन बाइंग आई, कि जब रिस्क ऑफ हुआ और क्या खरीदा गया, डॉलर खरीदा गया और यूएस ट्रेजरी खरीदा गया। तो रेटिंग डाउनग्रेड में उल्टा सेफ हेवन, जब रिस्क ऑफ हुआ, लोगों ने आके डॉलर और यूएस ट्रेजरी खरीदा। इस बारी थोड़ा सा एक विकट समस्या है कि कई सॉवरेन फंड्स कहते हैं 2 में से 3 सॉवरेन रेटिंग्स अगर ट्रिपल ए हो तो ठीक है। अब क्या हो गया, एस&पी गया और फिच गया, अब सिर्फ मूडीज रह गया ट्रिपल ए वाला। तो वैसे सॉवरेन फंड्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट जैसे मैंने कहा, एक विकल्प निकाला गया था ये गवर्नमेंट गारंटीड का, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स में अब गवर्नमेंट गारंटी लिखा हुआ है। जो गवर्नमेंट गारंटीड पेपर है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका का, और गवर्नमेंट इसके पीछे रेटिंग गारंटी दे रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये जो स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है वो ये है कि आपका 16 महीने के हाई पे मार्केट चल रहा था, 5 महीने लगातार मार्केट बहुत अच्छा किया है। कल भी हमने 1 तारीख को भी देखा था थोड़ा रिएक्शन, अमेरिकन मार्केट में वीकनेस थी, और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक रैली रही है। जो टॉप, जिसको हम मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, टॉप 7 स्टॉक्स आप देखें, नियरली सारी रैली उनमें से हुई है। तो 600-700 पॉइंट जो S&P 500 भागा है, उसमें से 500 पॉइंट तो आपके ये मैग्निफिसेंट 7 है, जो मेगा टेक के स्टॉक्स हैं, एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अब एनवीडिया देखिए 200% से ज्यादा, 220% अप है। मेटा जो है 125% अप है, 50-50% अप बाकी है। और 493 बाकी स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो कोई 5% बढ़े हैं पूरे साल में, जबकि S&P 500 20% बढ़ा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड फास्ट एंड फ्यूरियस रैली थी, उसकी थोड़ी भाप निकल रही है। एक बहाना मिल गया मार्केट को थोड़ा सा इधर प्रॉफिट लेने का, ये उतना ही है। तो इस समस्या के ऊपर मार्केट में सेल ऑफ नहीं है। बाकी और माहौल कुछ और हो, कुछ और चीज आ जाए, उसका इंपैक्ट हो तो और बात है। ये ऑन इट्स ओन इतना बड़ा कोई संकट नहीं है। एब्सोल्युटली सर, और यही वजह है कि यूएस मार्केट जब खुले तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा जितना कि एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको सिचुएशन के बारे में सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन जिनको बग्गा सर जैसी बिटवीन द लाइंस बातें पता थी, उनको मालूम था कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो एक कुल मिला के नी जर्क इम्पैक्ट बस इसको कहा जा सकता है, ड्यूरेबल इम्पैक्ट इसका संभवतः नहीं। और जैसा बग्गा सर बता रहे हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिचुएशन में ही इस वक्त ट्विस्ट है। स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, मार्केट्स और अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है वो सब पक्ष में है। लेकिन सर एक चीज है, जो फिच कह रहा है कि साहब डॉलर छापने आपने बंद नहीं किए तो हालत अभी गंभीर हो जाएगी, यानी मंदी आ सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि ये 1.5-2 साल से चल रहा है कि मंदी आएगी, यूएस में मंदी आने वाली है। ये किस रूप में या आ गई है या अब आएगी, इसकी ये ऐसा कोई इम्पैक्ट खुला खुला क्यों नहीं दिखा सर हमें अभी, और क्या आना बाकी है वाकई में या अब आएगी नहीं यूएस में? ये मोस्ट प्रोजेक्टेड या मोस्ट एंटिसिपेटेड रिसेशन था। 65 के 65 इकोनॉमिस्ट लास्ट सितंबर 2022 में
ब्लूमबर्ग के सर्वेस में दीपक जी 65 के 65 कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ में रिसेशन आएगा, सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी। मोस्ट एंटिसिपेटेड था, इस कारण वो मोस्ट पोस्टपोन्ड हो गया। जो इतना मोस्ट एंटिसिपेटेड या मोस्ट प्रोजेक्टेड था वो मोस्ट पोस्टपोन हो गया। अब आप आंकड़े देखिए अमेरिका के, पहले क्वार्टर में 2% की ग्रोथ, दूसरे क्वार्टर में जो पिछले हफ्ते नंबर निकल के आए 2.4% की ग्रोथ। तो यहां से नेगेटिव में गिर जाना, जहां वो 2.4% ग्रो कर रहा है, वो क्यों नेगेटिव जाएगा जब यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट 2 साल के उच्चतम स्तर पर है। आपका बिजनेस जो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 7.7% बढ़ा है साल दर साल। तो बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, नौकरियां आपकी बढ़ रही हैं। नौकरियां क्यों बढ़ रही हैं? बिजनेस लोगों को ले रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट एक्सपैंड हो रहा है, उनका सेल्स एक्सपैंड हो रहा है। तो ये सब के चलते हुए इस साल में तो अब रिसेशन नहीं आता। और आज ही बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपना जो रिसेशन का कॉल था इस साल का वो हटा के अगले साल सॉफ्ट लैंडिंग में तब्दील किया है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अब 20% का प्रोबेबिलिटी रह गया 2024 में शायद एक माइल्ड रिसेशन आए, बट ज्यादातर लगता है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी अहम बात हमने क्या देखनी है, अगर पिछले साल वो आता जब रेट हाइक शुरू नहीं हुए थे, फेड के पास रास्ता नहीं था, फेड फिर क्यूई करता और नेगेटिव रेट्स में जाता, जो जापान 40 साल 50 साल से कर रहा है। अब आप 5.25% में बैठे हैं, थोड़ी सी भी मंदी आई इकोनॉमी में, आप जाके 1% रेट कट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में एक एम्यूनिशन आ गया सेंट्रल बैंक्स के हाथ में। और ना केवल ये, ऑस्ट्रेलियन बैंक अब 4.25 पे बैठा है, आपका ईसीबी 3.5 पे बैठा है नेगेटिव रेट से, जहां 2022 की शुरुआत में 18 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स थे दुनिया में जो नेगेटिव रेट पे थे दीपक जी, 18 ट्रिलियन डॉलर्स। अब सिर्फ 1.5 ट्रिलियन रह गया, ज्यादातर जापानीज थोड़े बहुत बॉन्ड रह गए हैं, 1.5 ट्रिलियन रह गया है। इस तरह का रीवर्किंग हुआ है दुनिया की इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट हाइक का। अब उसमें नॉर्मली उसका अंत ऐसे ही होता है कि रिसेशन आते दिखेगा। आपका जो यील्ड इन्वर्शन चल रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड लोअर हायर पे है और लॉन्गर टर्म बॉन्ड लोअर पे है, ये यील्ड इन्वर्शन चल रहा है, ये ज्यादातर सूचक रहता है कि रिसेशन आएगा आएगा। हाँ। इस साल तो नहीं आया, अगले साल कम प्रोबेबिलिटी है, देखेंगे अब दिसंबर तक थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। बट इस साल तो आते हुए अब बिल्कुल आप कह दीजिए 0% प्रोबेबिलिटी हो गई, अनलेस कोई कोविड जैसा कुछ भयंकर कुछ चीज आ जाए जिससे सब कुछ बंद हो जाए। उसके अलावा 7 महीने तो निकल गए आपके अच्छी तरह से। अब वो 5 महीने में इतना नेगेटिव करना कि आप -2 करके उसको लेके आए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सर, अब आप, जैसा आपने कहा ही है कि रेटिंग्स को लेकर जो प्रावधान थे, जो सर्जरीज थी, वो 2011 उससे पहले भी कुछ कर दी गई थी, और उसका कोई खास इम्पैक्ट अब नहीं है। लेकिन फिच अभी भी कह रहा है कि पिछले 20 साल में जो स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस रहा है उसमें एक स्टडी डिटोरिएशन देखा है इन्होंने, और अभी प्रोजेक्शन ये दे रहे हैं कि जिस तरह से डेट लिमिट स्टैंड ऑफ्स बढ़े हैं, साथ ही साथ जो लास्ट मिनट रेजोल्यूशन हमने देखे हैं, और उनमें भी खाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल इनके और ऐसी हालत खराब रहेगी। तो क्या वो चीज कहीं इंपैक्ट करेगी ओवरऑल? वो करेगी, वो जरूर करेगी, और उसका निजात कोई है नहीं, इतना आसान सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास भी। देखिए तो अमेरिका 33 ट्रिलियन डॉलर्स वो ओ करते हैं, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर जो डेट है, या 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर 33 ट्रिलियन का डेट है। अब ये रेट हाइक के कारण अभी क्या था दीपक जी, पुराने बॉन्ड इशू हुए थे और वो नेगेटिव पे, और बहुत 0% के बॉन्ड थे काफी। तो अब धीरे धीरे जैसे वो रोल ओवर हो रहे हैं, ये बढ़ेगा इनका इंटरेस्ट आउट को, और इस साल जो लागत रहेगी 1 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका को खपत होगी सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट में। अब प्रॉब्लम ये है, रोनाल्ड रीगन के टाइम से 1980 के दशक से ये टैक्स काटते रहे, और फिर बिल क्लिंटन ने आके एक्सपेंसेस में भी कटौती की,
और साथ में टैक्स थोड़ा बढ़ाया। उन्होंने बैलेंस बजट, सरप्लस बजट छोड़ के गए थे वो 2000 में। 2000 के बाद जब जॉर्ज बुश आए, जूनियर जॉर्ज बुश, उन्होंने फिर टैक्स काटे और खर्चा बढ़ाया। इराक में युद्ध किया, अफगानिस्तान में युद्ध किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के जेब में डाले, और ओबामा ने वो कंटिन्यू किया। ओबामा ने कुछ बदला नहीं। ट्रंप ने आके फिर टैक्स काट दिए और उसके सामने रेवेन्यू नहीं लेके आए ट्रंप। तो इकोनॉमी तो तेज हो गई, बट सरकार के पास पैसा नहीं। और वो फिर हर साल आप लेके कर्जा उठा के आप चला रहे हैं गाड़ी, और वो गाड़ी ऐसी हो गई है कि आमदनी आपकी 94 की है, 94 की है, और 100 रुपए का आपका खर्चा है। तो 6% आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिच ने, दीपक जी, कोई नई चीज नहीं बोली। एक ये होता है कांग्रेशनल बजट ऑफिस, सीबीओ, उसके आंकड़े उन्होंने कोट किए। ऐसा नहीं है कि फिच का कोई एनालिस्ट बैठा है जिसने कुछ ढूंढ लिया। ये सब वेल टेलीग्राफ्ड है, सबको पता है। बट वो है टीना फैक्टर जो होता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। डॉलर या यूएस ट्रेजरी का कोई इतना बड़ा विकल्प है नहीं। यूरो इतना नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। चाइना में आप देंगे नहीं अपना पैसा, जापान में आपको रिटर्न नहीं मिलता है, 0% इंटरेस्ट रेट है। तो कहां जाएंगे आप? स्विट्जरलैंड इतना छोटा सा इकोनॉमी है, वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जो 14-15 ट्रिलियन डॉलर्स विदेशी निवेशक लेके बैठे हुए हैं अमेरिकन बॉन्ड्स के, सरकारी बॉन्ड्स के, उस रेटिंग का कोई है ही नहीं। टीना है ये पूरा। तो एब्सोल्युटली। ये आपको सब पता है, बट आप कुछ कर नहीं पाते, और सब यही कर रहे हैं। तो इसलिए आप चुपचाप यही करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज है सर, ये अमेरिका में ऐसा क्या खास है, जैसे कि अभी हम फिच का देख रहे थे, गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 118.4% 2025 तक। स्वाभाविक रूप से मीडियन से हायर है। इसके अलावा पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की बहस तेज हो गई जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि ये लास्ट मिनट रेजोल्यूशन जो बढ़ते जा रहे हैं, इससे जो कॉन्फिडेंस है दुनिया का अमेरिका के फिस्कल मैनेजमेंट पर, वो कम हुआ है। थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट की भावना पूरे देश में आ रही है, इंक्लूडिंग पूरी दुनिया में आ रही है, इंक्लूडिंग भारत। तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी परिस्थितियां अमेरिका को फिस्कल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से थोड़ा अलग थलग ना कर दें, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा कर रहे हैं। ये इसके पीछे का राज क्या है सर? जिसकी लाठी उसी की भैंस। 800 बिलियन डॉलर जो मिलिट्री पे साल का खर्च रहे हैं, जो दुनिया का पुलिसमैन है और डेमोक्रेसीज का प्रोटेक्टर है दुनिया भर में। अब यूरोप देखिए, यूरोप ने सेनाएं बिल्कुल काट दी। वो यूएस न्यूक्लियर डेटरेंट पे बैठे हुए थे। यूरोप में सेनाएं नहीं है, बहुत कम है। लाइक 50,000 लोग, 1 लाख रुपए की, 1 लाख लोगों की सेना है। वो अगर रशिया कल घुसा, एक कन्वेंशनल वॉर हो, रशिया के टैंक पूरे आधे यूरोप में ओवरनाइट जा सकते हैं। ये है कि अमेरिका पीछे बैठा हुआ है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पीछे बैठी है, और न्यूक्लियर असला जो है अमेरिका का पीछे बैठा हुआ है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जो वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका रिजर्व करेंसी बना दुनिया का, वो अभी भी चालू है, और उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। जैसे मैंने बोला, कंबाइंड यूरोप भी आप देखें तो कंबाइंड यूरोप में भी इतना ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, और 27 कंट्रीज के पार्लियामेंट से हर चीज आपको पारित करनी पड़ती है। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत अनवर्केबल है। जापान इतना बड़ा नहीं है, चाइना को आप ट्रस्ट नहीं करते, वो भी इतना हो सकता है कल को बढ़ा, बट तो और वो फोर्स करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, और जैसे रशिया के साथ उनका चल रहा है युआन में। इनफैक्ट इंडिया की तेल कंपनीज को रशिया ने फोर्स किया युआन में सेटलमेंट करने को, क्योंकि डॉलर पे पाबंदी है। तो ये डी डॉलराइजेशन, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, ये सब बहुत ठीक है, ये बहुत ट्रू है। बट एंड में बॉटम लाइन क्या है? 59% एफएक्स रिजर्व दुनिया का अपने डॉलर में रखा हुआ है, अमेरिका को मुफ्त में दिया हुआ है कि आप संभालिए हमारा पैसा। आपके डॉलर चलते हैं, कहीं भी दुनिया में आप जाइए, डॉलर आप फुली कन्वर्टेबल करेंसी है। इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम ओवरनाइट बनाना मुश्किल है। 20-25 साल लगेंगे, देखते हैं। और ये नहीं है कि ये नहीं हुआ है। कोई जमाना था कि डच गिल्डर होता था दुनिया का, फिर पोर्चुगल हो गया, फिर स्पेन हो गया, फिर
टाइम आया, फ्रांस था, फिर इंग्लैंड आया, बीच में जर्मनी भी था। मैं जब फॉरेन बैंक्स में काम करता था, मैंने म्यूजियम्स में देखे हैं कि शंघाई रेल रोड ने रेस किया डॉइच मार्क में पैसा, या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में। ये सब रिजर्व करेंसी होते थे। डॉलर इमर्जिंग मार्केट था उन 19th सेंचुरी में जी। यूएस। बट जब वर्ल्ड वॉर वन से शुरू हुआ डॉलर बढ़ना और अमेरिका का इंडस्ट्रियल माइट शुरू हुआ, वो अब 100 साल की रन हो गई है। कुछ आएगा जरूर, बट अभी कुछ दिखता नहीं है कि कौन आएगा इस करेंसी का सामना करने के लिए। सर ये वाला जो मोमेंट है, ये जो फिच से आउच हमने आज जो इसका नाम रखा था, ये आउच क्या इतना ज्यादा नहीं चुभा है? तो इसका मतलब क्या ये है सर कि दुनिया के लिए एक तरह से संदेश है कि हम अमेरिका हैं, हमको ऐसे ही स्वीकार करो, हम डॉलर छापते रहेंगे, अपनी सर्जरीज करते रहेंगे, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही दुनिया चलाएंगे और हमें ऐसे ही स्वीकार कर लो? क्या ये संदेश है सर? देखिए, आपके फेस पे तो कोई नहीं कहेगा। अब वो आज फिच को सब अटैक कर रहे हैं, बट फिच तो सिर्फ पोस्टमैन है। फिच ने जो ऑब्वियस था, कमरे में हाथी खड़ा हुआ है, दे हैव जस्ट पॉइंटेड टू द एलिफेंट इन द रूम कि भाई ये देख लो, आप तो अनसस्टेनेबल हो गए हो। अब सबको पता है क्या लोग कर रहे हैं दीपक जी, कि सेंट्रल बैंक्स भी सोना खरीद रहे हैं। इनफैक्ट जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा रहता था कई सेंट्रल बैंक्स का, सबने घर मंगा लिया है। मुझे नहीं पता भारत ने भी मंगाया है कि नहीं, बट ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस के बाद, स्पेशली डिक्टेटरशिप वालों ने कोई भी अब बाहर नहीं रख रहा है अपना सोना। सोना सब सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, बट इतना सोने में रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन चाहिए कि आप कल को बेचने जाएं, और कोर्ट्स हैं अमेरिका के जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब देखते हुए, बट इसके सामने जो $300 बिलियन इन्होंने रशिया के एफएक्स रिजर्व्स पिछले फरवरी में जब्त कर लिए, उससे काफी ये डी डॉलराइजेशन का इशू आया। लोगों ने सोचा, चाइना भी सोचेगा, चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन फेड के बाद सबसे बड़ा निवेशक अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चाइना है। वो यही सोचेगा, ताइवान पे मैंने हमला किया तो ये तो मेरा $1 ट्रिलियन रख लेंगे, मैं क्या करूंगा फिर? तो वो धीरे धीरे बेच रहे हैं। सीधा वो $1 ट्रिलियन बेचने आएंगे, मार्केट ही खत्म है। तो उनको भी पता उनका ही नुकसान होगा। वो धीरे धीरे रिन्यू नहीं कर रहे और सोना खरीद रहे हैं, बट वो 30-40 साल लग जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। हालांकि सर मेरे सवाल पूरे हो गए, लेकिन डिबेट आपसे बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा है, ये जो मैं जिसका जिक्र भी किया कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, सिर्फ भारत का ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में अब इस बात पे बात आ रही है और डी ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। क्या वाकई में सर डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, या जो तर्क दिया जाता है कि सेल्फ रिलायंट होंगे तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा? आपको मौजूदा स्थिति दुनिया की क्या लग रही है सर? डी ग्लोबलाइज हो रहे हैं हम, या ज्यादा ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है? नहीं, डी ग्लोबलाइज स्पेशली कोविड के बाद, और इसका थोड़ा इश्यूज पॉलिटिकल भी है। उन्होंने सबने देखा कि चाइना क्योंकि फैक्ट्री बन गया है और वेस्ट की जो कंट्रीज हैं हॉलो आउट हो गए, उनके सर्विस जॉब्स है, ना वो स्टील बनाते हैं, ना वो फर्नीचर बनाते हैं, ना वो सोलर पैनल बनाते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना। हाई एंड जरूर है, जर्मनी वगैरह का इंडस्ट्रियल बेस है हाई लेवल इंजीनियरिंग का, बट चाइना फैक्ट्री बन गया तो सप्लाई चेन की तरफ लोगों को चिंता हो गई। और ये शब्द निकल के आए, पहले ऑफ शोरिंग होता था, मतलब आप बाहर सामान बना के आप लेके आएंगे, तो चाइना को ऑफ शोर कर दिया आपने। अब क्या कर रहे हैं, नियर शोरिंग। तो जैसे मेक्सिको में टेस्ला प्लांट बांध रहा है, मेक्सिको की इकोनॉमी बूम कर रही है क्योंकि अमेरिकन कंपनीज लेके आ रही हैं, तो नियर शोरिंग। फिर जेनेट येलन ने जो कहा था फ्रेंड शोरिंग, और भारत जैसे, वियतनाम जैसे कंट्रीज में आप मूव करिए अपनी फैक्ट्रियां जो आपके फ्रेंडली रेजिम है। ये नहीं कि जंग के टाइम वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये G20 की भी जो बैठक हुई इकोनॉमी की, उसमें जरूर वो निंदा करना चाह रहे थे। G7 की बैठक में भी उन्होंने पिछले साल ये पारित किया था कि चाइना हमारे इकोनॉमिक गले को पकड़ के बैठा है। अगर हम
चाइना से कुछ भी निंदा ही करते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई कोविड कहां से निकला इसकी जांच होनी चाहिए। चाइना ने ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर, कोयले, वाइन, मीट, डायरी, हर चीज पे चाइना ने पाबंदी लगा दी। अब उनको कोई और विकल्प मिला नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया फिर, और लेबर गवर्नमेंट आ गई ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी हाथ मिला लिया चाइना से। बट ये असलियत है। कोरिया में अगर कोरिया वो यूएस का लाता है एयरबोर्न मिसाइल को गिराने का डिफेंस सिस्टम, तो चाइनीज पब्लिक को गवर्नमेंट कहती है कि जो कोरियन आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं इनको आप पिकेट करिए, इनसे मत खरीदिए। तो ये चाइना वेपनाइज करता है इकोनॉमिक सैंक्शंस को। इसके चलते दुनिया में चाइना +1 की जरूर बात चल रही है, बट प्रैक्टिकली ये होना 15-20 साल लग जाते हैं, क्योंकि जो चाइना ने हासिल किया 1990 से लेकर 2010 तक पूरे दुनिया का फैक्ट्री बन गया, उतना स्केल किसी के पास नहीं है। और भारत जैसा डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। 2 मिनट आप कुछ हाथ भी मिलाइए, सब पॉलिटिशियन शुरू हो जाते हैं सूट बूट की सरकार, या लाइन लगा लेते हैं मेरा क्या मेरा क्या। तो वो बहुत मुश्किल है। जो चाइना कर पाया आसान नहीं है। सही बात है। दशकों लगे हैं चाइना को इस स्थिति में आने के लिए, और कुछ सालों में या महीनों में वो सब बदल जाए ये संभव नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत इस बारे में बहुत पहले भी हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। आई एम श्योर आज की चर्चा एक बार फिर से जितना मैंने एंजॉय किया आपके इनसाइट्स को सर, उतना ही हमारे दर्शकों ने भी किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और थोड़ा यूएस मार्केट भी देख लेते हैं, क्योंकि बात यूएस की चली रही है। और जैसा बग्गा सर कह भी रहे थे कि क्यों एक्सपेक्टेड था ये सब कुछ, तो संभवतः अभी आप देखें तो 232 के आसपास डाउ जोन्स में गिरावट अंकों की, बहुत ज़्यादा नहीं, 35,395 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ डाउ जोन्स। और एसएनपी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ज़रूर 1.25% के आसपास की गिरावट है, 4,517 के लेवल पर एसएनपी में कारोबार, और लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट एसएनपी नैस्डैक में, माफ कीजिएगा, 14,037 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों की भी बात कर लेते हैं तो शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली दर्ज की गई। इंट्राडे में सेंसेक्स करीब 1000 अंकों तक टूटा। अंत में सेंसेक्स 700 अंक टूटकर 65,783 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी 207 अंक फिसलकर 19,526 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 600 अंक टूटकर करीब 45,000 के लेवल पर बंद हुआ। आज का पूरा एक्शन बताएंगी नुपुर। फिच की यूएस पे रेटिंग कट के बाद एक बड़ा दबाव आज ग्लोबल बाजारों में नजर आया। एशिया के मार्केट और यूरोप के मार्केट और इनफैक्ट हमारे यहाँ भी आज दबाव में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी। हालांकि आखिरी के घंटे में आपको थोड़ी रिकवरी नजर आई मार्केट में, लेकिन दिन के दौरान काफी गिरावट और काफी दबाव में आज भारतीय बाजार नजर आए थे। निफ्टी की बात करें तो करीबन 200 पॉइंट की गिरावट आपको इस इंडेक्स में नजर आएगी। हालांकि थोड़ी रिकवरी आखिरी के कुछ मिनटों में, कुछ आधे घंटे में नजर आई थी, लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखे तो आपको बड़ी गिरावट नजर आई। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। जो ब्रेथ था आज मार्केट का वो नेगेटिव साइड के और आज नजर आया पूरे दिन। लूजर्स की लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प 3.5% की बैक टू बैक दूसरे दिन ये गिरावट हमने देखी है। स्टॉक में ईडी की जो सर्च चल रही है जिसके चलते स्टॉक पे दबाव लगातार बना हुआ है। टाटा स्टील 3% के कट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स में भी देखेंगे तो आज आपको दबाव ही नजर आया। गेनर्स की लिस्ट में हालांकि लिस्ट काफी छोटी थी, कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे जहां पे आज थोड़ी खरीदारी हुई। डीवी स्लैब इंटरेस्टिंग काउंटर था, 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। नेस्ले देखिए और HUL पेंट्स, इन काउंटर्स में आज आपको थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिखा निफ्टी को, और यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी थी। लेकिन स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट पर पूरे खबरों के दम पे, नतीजों के दम पे आज हमने बड़े रिएक्शन स्टॉक्स पे आते हुए दिखे। रेटिंग तक बड़ा कट यहाँ पे दिखा रिजल्ट्स के बाद। 16 विनियार्ड जो एक्साइज का जो चार्जेस आए उसके
चलते यहाँ पे 8% का कट आते हुए दिखा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और कैंपस एक्टिवेयर में ब्लॉक डील के बाद यहाँ पर भी गिरावट आज के दिन नजर आई थी। ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ आज कमजोर थी, बियर की तरफ आपको नजर आई थी। तो गेनर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ ही काउंटर्स है जहाँ पे आज पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। जी पावर, स्टार सीमेंट, आईबी हाउसिंग फाइनेंस और प्रिज्म जॉनसन के कुछ काउंटर थे जहाँ पे आज थोड़ी खरीदारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स की लिस्ट में आपको बहुत सारे नाम नजर आएंगे बड़े कट्स के साथ आज गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। एमएमटीसी, एनएचपीसी, आईआईएफएल फाइनेंस और स्पार्क। तो आज कमजोरी का दिन था, जो खबरें आई थी यूएस की तरफ से, वहाँ उसके चलते आज हमारे यानी एशियन मार्केट्स में भी कमजोरी थी। और हालांकि आधे घंटे में हमने रिकवरी देखी, लेकिन आज मार्केट बेट थोड़ी सी नेगेटिव ही रही। आज 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने पर सहमति बन गई है। अब 6 महीने के बाद काउंसिल दरों को रिव्यू करेगी। खबर की डिटेल्स लेते हैं तरुण शर्मा से। तरुण, बताइए आज बैठक में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये तय हो गया है कि किस तरीके से फिर ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पे टैक्स का कलेक्शन होगा। जो ऑनलाइन गेमिंग एसोसिएशंस की जो डिमांड थी कि जो टैक्स है वो एंट्री लेवल पे ही लगाया जाए, तो जीएसटी काउंसिल ने उस डिमांड को मान लिया है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पे जब आप एंट्री करेंगे, जितना डिपॉजिट आप करेंगे उसी पे आपको टैक्स देना होगा। यदि आप उस पैसे से कोई विनिंग अमाउंट जीतते हैं और उससे वापस यदि आप ऑनलाइन गेम या कैसीनो के चिप्स खरीदते हैं तो आपको उस पे टैक्स नहीं देना होगा। मैं अपने दर्शकों को एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। यदि आप 1000 रुपये का ऑनलाइन गेमिंग पे टोकन खरीदते हैं और उस टोकन पे 28% जीएसटी आपको अदा करनी होगी, लेकिन यदि आप उस पे 500 रुपये जीत जाते हैं और वापस यदि आप टोकन खरीदने जाएंगे तो आपको जीएसटी नहीं अदा करना होगा। ये जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है। लेकिन ये भी एक तय कर दिया है कि इसमें आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं वो भी इंक्लूड होंगी। यदि सप्लायर यदि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट दे रहा है तो उस पर भी 28% का जीएसटी आपको अदा करना होगा। और सेम प्रोसीजर कैसीनो के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आप कैसीनो में अपनी चिप्स खरीदेंगे उस समय ही आपको जीएसटी 28% देना होगा। ये आज जीएसटी काउंसिल ने तय कर लिया। दूसरा जो चीज़ जो वित्त मंत्री ने कहा कि वो होपफुल है कि मॉनसून सत्र में ही इसको लेकर आया जा सके। जो सीजीएसटी में जो अमेंडमेंट करने हैं उसको मॉनसून सत्र में ही लाने का प्लान है। तो अगले 9 दिन के अंदर सरकार चाह रही है कि मॉनसून सत्र में सीजीएसटी एक्ट में बदलाव किया जा सके। इसके बाद स्टेट्स को अपनी स्टेट्स में ये बदलाव करने होंगे और उसके बाद उम्मीद ये है कि अक्टूबर 1 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यदि अक्टूबर 1 से यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके 6 महीने बाद एक बार फिर जीएसटी काउंसिल रिव्यू करेगी। रिव्यू किसी पे अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या सिर्फ रेट्स पे रिव्यू होगा या प्रोसीजर पे रिव्यू होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के 6 महीने बाद रिव्यू किया जाएगा। एक और डिमांड थी कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं जो देश के अंदर काम कर रही हैं तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। और तो जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया है, जो जी बिजनेस की खबर भी थी उस पर मोहर भी लगी है, कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं देश में उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर उनको यहाँ पे अपॉइंट करना होगा और देश के अंदर उनको टैक्स की अदायगी करनी होगी। और यदि वो इस टैक्स अदायगी में फेल होती हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उनका पब्लिक एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। तो ये 2 बड़े फैसले आज जीएसटी काउंसिल में लिए गए हैं। और अब जो बात है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। अभी इम्प्लीमेंटेशन कितना जल्दी हो पाता है वो देखने की बात है। लेकिन सिक्किम और गोवा दोनों ने एक डिमांड रखी कि जो 28% फेस वैल्यू पे जो जीएसटी लगाया जा रहा है उसको ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे लगाया जाए। 18% से 28% करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पूरी फेस वैल्यू पे ना लगाया जाए। छोटे स्टेट्स हैं, कैसीनो उनका एक बड़ा व्यापार है। वहीं दिल्ली ने एक रिकमेंडेशन दिया कि ऑनलाइन गेमिंग को वापस एक बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास विचार के लिए भेज देना चाहिए। तो ये जो मामला है ये जीएसटी काउंसिल में
फुल्ली या ये कहें कि 100% आम सहमति से नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली स्टेट्स इस चीज़ के लिए एग्री थे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गुजरात का सूरत शहर वैसे तो अपने डायमंड कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सूरत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सूरत में 4 साल में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। सूरत से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं सूरत डायमंड बुर्स में। जी हां, जिसे ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा। 4,500 से ज्यादा यहां पर दफ्तर हैं और ये कहा जा रहा है कि टोटल जो एक्सपोर्ट होगा डायमंड का, जो अभी सूरत से नहीं हो पाता है, उसका 75% एक्सपोर्ट का कारोबार यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तब्दीली आएगी डायमंड के मार्केट में, ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ महेश गढ़वी साहब हैं जो कि CEO हैं सूरत डायमंड बुर्स के, और हमारे साथ महेश नावड़िया साहब हैं, दिनेश नावड़िया साहब हैं जो कि मेंबर हैं सूरत डायमंड बुर्स के और चेयरमैन भी हैं कस्टम हाउस के। तो हम इन दोनों से डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से डायमंड मार्केट की दशा और दिशा बदलेगी। तो सबसे पहले आप बताएं सर जरा हमें कि क्या खास है, मतलब जब ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा, कैसे होगा ये जरा बताएं। सूरत डायमंड बुर्स जिसके अंदर 9 टावर हैं, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी के, और इसके अंदर 4,500 ऑफिस हैं। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो 6.7 मिलियन स्क्वायर फुट है। टेक्निकली देखा जाए तो ये 9 के 9 टावर है, हर एक फ्लोर पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सेंट्रल स्ट्रक्चर स्पाइन के साथ। तो टेक्निकली इट बिकम अ सिंगल बिल्डिंग, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है। सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है दुनिया का। कितने दफ्तर हैं इसमें? इसके अंदर 4,500 ऑफिस हैं। 4,500 ऑफिस है। ओके, तो ऑपरेशनल कब हो जाएगा ये काम? 21 नवंबर 2023 से हम लोग इसको ऑपरेशनल करने का प्लान किया हुआ है। ओके, नवंबर से ये कामकाज चालू हो जाएगा इसमें। अब जरा आप बताइए दिनेश जी कि डायमंड कारोबार के लिहाज से इसका बनना, मतलब सूरत डायमंड बुर्स का बनना, ये कितना अहमियत रखता है और इससे कारोबार में क्या तब्दीली आएगी? ये सूरत डायमंड बुर्स का बनने का अहमियत बहुत है सूरत डायमंड इंडस्ट्री के लिए। आज वर्ल्ड का जो कट एंड पॉलिश 15 डायमंड में से 14 डायमंड सूरत के अंदर कट एंड पॉलिश होता है। ये इंडस्ट्री के साथ सूरत के शहर के अंदर हम ऐसे देखें तो 8,000 से छोटे मोटे यूनिट यहाँ कार्यरत है कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री के अंदर, और SME सेक्टर के बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और जो 15 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट चलाते हैं। इन लोगों को जो ऑफिसेज है वो बॉम्बे अपना ट्रेडिंग कारोबार नहीं कर सकते, कारण कि कॉस्टली उसको पड़ जाता है। वो ये बात को ध्यान में रखते हुए 7-8 साल पहले सूरत डायमंड एसोसिएशन के माध्यम से ये कल्पना की गई कि ऐसा कुछ हम छोटे लोगों के लिए यहाँ ये मार्केट बनाए। अच्छा। 2-3 साल तो डिस्कशन चला, बाकी के सब लोगों ने भी धीरे धीरे ये अप्रूवल दिया कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कारण कि आज जो कॉस्ट वाइज हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉस्ट बहुत मायना रखती है। आज छोटा व्यक्ति है, उसके प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट वो कम है, लेकिन वो मुंबई ऑफिस रखेगा छोटी, वहाँ का रेंट, हाउसिंग का रेंट, तो ऐसे उसको सालाना 50 लाख रुपया जैसे एक्स्ट्रा लग जाता। क्या आपको मालूम है कि अब चैट जीपीटी की तर्ज पर स्कैमस्टर्स ने ढूंढा है फ्रॉड जीपीटी, जिसकी मदद से साइबर ठग किसी का इंटरनेट पैटर्न समझकर उसे फंसाने के लिए जनरेटिव एआई की मदद ले सकते हैं। कैसे और बचना कैसे है, आपको देखिए इस रिपोर्ट में। चैट जीपीटी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है, पर कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी डाल डाल तो फ्रॉडस्टर्स पात पात। तो इसी तर्ज पर फ्रॉड करने वालों ने चैट जीपीटी की तकनीक को अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए लगा लिया है, और यही है फ्रॉड जीपीटी। जमकर इन दिनों डार्क वेब पर बिक्री हो रही है फ्रॉड जीपीटी के सब्सक्रिप्शन मॉडल की, जो कि साइबर ठगों को साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगाने से लेकर नकली एड, नकली मेल जैसी कई तरह की ठगी में असिस्टेंस का दावा करता है। फ्रॉड जीपीटी व्यक्ति विशेष की मशीन लर्निंग के हिसाब से जाल बिछाता है, जो कि इसे बनाता है एक खतरनाक टूल। फ्रॉड जीपीटी का इस्तेमाल हैकर्स फिशिंग स्कैम्स के लिए कर रहे हैं, नकली अकाउंट, चैट, डीप फेक ऑडियो वीडियो से चोरी करने के लिए कर रहे हैं, मुश्किल से डिटेक्ट होने वाले मैलवेयर या स्पाईवेयर जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, नकली कागजात, नकली एड या नकली वेबसाइट बनाने के लिए कर रहे हैं।
फ्रॉड जीपीटी स्कैम से बचना है तो सस्ते के चक्कर में किसी भी वेबसाइट या मैसेज पर क्लिक ना करें। किसी भी कॉल, मेल या मैसेज का सोर्स हमेशा वैलिडेट करें। किसी भी यूआर लिंक को ऑफिशियल सर्च से वेरीफाई करें। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पर खासा ध्यान दें। साइबर अवेयरनेस बढ़ाने में भागीदार बने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हमारी जिंदगी को जितना आसान बना रहे हैं, उतना ही आसान मैदान फ्रॉड करने वालों को भी दे रहे हैं। इसलिए जानकार जल्द ही आम लोगों को इस तरह के संभावित फ्रॉड के जाल से बचाने के लिए नीतियों में बदलाव की भी वकालत कर रहे हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। देश भर में बरसात और बाढ़ के चलते बीमारियों का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में बीमारियों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला रहा। मुंबई में भारी बारिश के बाद बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सर्दी, बुखार, डेंगू, मलेरिया और अब लेप्टो की बीमारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में बीमारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। लेप्टोस्पायरोसिस की बात करें तो 1 महीने के अंदर 377 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 579 के पार पहुंच गया है, जबकि मलेरिया के 721 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरा लेप्टो बीमारी का है, क्योंकि ये बीमारी गंदे पानी में घूमने से होती है। अधिकतर ऐसी जगहों पर जहां जल जमाव होता है, वहीं लेप्टो की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर समय रहते लेप्टो का इलाज नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में सर्दी, बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि जानलेवा खतरे को टाला जा सके। बता दें कि महाराष्ट्र में लेप्टो के सबसे अधिक केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें पुणे, बुल्ढाना, धुले और अमरावती जैसे जिले शामिल हैं। मेन प्रिकॉशंस है कि हमें हाथ धोना है। तो ये सैनिटाइजर, आप अगर हाथ धोने का सोई नहीं है तो यस आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि आपको साबुन से हाथ धोना है। सेम तौलिया वगैरह, टिश्यूज वगैरह नहीं यूज करना है। जितना हो सके, अगर आपको खांसी, सर्दी, बुखार या ज्यादातर खांसी सर्दी है तो हमें मास्क पहनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो इसे भी जान लीजिए। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फेस मास्क लगाएं, जमे हुए पानी से दूर रहें, पानी उबालकर पिएं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करके आप काफी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलते रुख के साथ लोगों को भी अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टरों का कहना है कि मानसून के चलते कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे बचने के लिए आपको सब तरीके के जो है प्रिवेंशनों का ध्यान देना होगा, ताकि आप और आपके परिजन सुखद जीवन बिता सके। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। इन दिनों देश में हर बीमारी के इलाज के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। डायबिटीज है तो हर्बल, मोटापा कम करना है तो हर्बल, कब्जियत है या पेट पे गैस बनती है तो हर्बल का लेबल। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग किडनी, लिवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी हर्बल प्रोडक्ट से करने का दावा करते हैं। पिछले दिनों मुंबई में एक महिला की किडनी फेल हो गई। बाद में पता चला कि जिन हर्बल दवाओं से डायबिटीज का इलाज करा रही थी, वो उन दवाओं से ही लेड पॉइजनिंग हो गई। मुंबई की मिस डेमेलो 51 साल की हैं और इन्हें डायबिटीज है। इन्होंने इसी साल जनवरी में व्हाट्सएप पर एक हर्बल प्रोडक्ट का विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि इसके इस्तेमाल से उनका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। उन्होंने वो दवाई मंगवा ली, मगर इससे उनका शुगर लेवल तो कम नहीं हुआ, अलबत्ता वो गंभीर सीसा यानी लेड पॉइजनिंग की शिकार हो गई और इससे उनकी किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ा है। सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हर बीमारी के इलाज के लिए हर्बल प्रोडक्ट बाजार में मौजूद है। चेहरा चमकाने के लिए, कील मुहासे का इलाज हो या मोटापा कम करना हो, आंखों का इन्फेक्शन हो या स्किन की कोई शिकायत, आप बीमारी बताइए, बाजार में उसका हर्बल इलाज मिल जाएगा। देर रात टीवी पर हर्बल के नाम पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के ऐड आते हैं कि उन्हें देखकर समझदार और जागरूक लोग चौकन्ना हो जाते हैं, मगर नासमझ झांसे में आ जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में करीब 4 अरब से ज्यादा लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं। ऐसे में हर्बल दवाओं और सप्लीमेंट का बाजार बहुत बड़ा है। अश्वगंधा, अर्जुन की छाल, एफेड्रा, मुलेठी,
तुलसी, आंवला, कड़वे संतरे जैसी जड़ी बूटियों को अच्छे स्वास्थ्य सप्लीमेंट के रूप में बेचा जा रहा है। अश्वगंधा को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बताकर बेचा जा रहा है और हर बीमारी से लड़ाई तो हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ता है। ऐसे में उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि कड़वे संतरे, एफेड्रा और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाने का कारण बन गया है। ये सप्लीमेंट युवाओं में दिल की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। मोटापे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों को हर्बल प्रोडक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। बॉडी और खून को डिटॉक्स करने का चलन इन दिनों बढ़ गया है। अच्छे भले लोग करेले और नीम के पत्तों का जूस पीकर शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं। हर पॉपुलर मॉर्निंग वॉक पार्क के आसपास एक दो ऐसे स्टॉल जरूर मिल जाएंगे जो तरह तरह के पत्तों, जड़ी बूटियों को पीसकर डिटॉक्स स्मूदी के नाम पर बेच रहे हैं। मगर पाया गया है कि ये स्मूदी लोगों में लिवर की समस्या को बढ़ा रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अधिकांश जड़ी बूटियों पर कोई आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च नहीं है। ज्यादातर जड़ी बूटियों के बारे में सारा ज्ञान सैकड़ों साल पहले लिखी किताबों में है। लोग अधकचरे अनुभव और सुनी सुनाई बातों के सहारे हैं। यही नहीं, हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर कोई मानक ही नहीं है। कौन कैसे दवाई को बना रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। पिछले दिनों एक चौंकाने वाले रिसर्च भी सामने आए हैं, जिसमें पाया गया कि कई आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं में एलोपैथिक सॉल्ट डाले गए हैं। हम हर्बल प्रोडक्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर वक्त आ गया है कि इसके लिए स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनाए जाए। क्या हर्बल है और क्या हर्बल नहीं है, उसे भी ठीक से परिभाषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में 21 किलोमीटर लंबा ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है। करीब 35 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है। समंदर को पाट कर करीब 30 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड बन रही है। सबका काम बढ़िया है और तेजी से काम चल रहा है, लेकिन लोअर परेल में 1 किलोमीटर से भी कम लंबाई का पुल नहीं बन पा रहा है। लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले पुल को गिराकर बनाने की प्लानिंग 2018 से हो रही है, लेकिन पुल का काम तेजी से बढ़ने की बजाय डेडलाइन बढ़ती जा रही है। देखिए सुबोध मिश्रा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। यह है मुंबई का लोअर परेल इलाका, जो अब स्लोअर परेल बन गया है। इलाके की पहचान ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर और 24 घंटे भीड़ है। यहाँ हर कोई फटाफट ऑफिस पहुंचने की जल्दी में होता है या फिर निकल कर लोकल ट्रेन पकड़ने की टेंशन में। ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ ढेरों कंपनियों के ऑफिस हैं। पीक टाइम सड़क पर चलना दूभर होता है। मानसून में सड़क पर जल भराव से चलना और भी कठिन हो जाता है। 2018 में लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले ब्रिज के टूटने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। मिनटों के सफर के लिए अब घंटों का चक्कर लगता है। प्रॉब्लम्स हो रही हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे बाइक खड़ी करके मुझे उधर जाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। 10-15 मिनट यहाँ पे निकल जाता है, ताकि टाइम पे लोग पहुँच नहीं पाते ऑफिस में। ये प्रॉब्लम आता है। मतलब काम पे जाने के लिए टाइम बहुत लेट होता है, यहाँ से रश रहता है, आने जाने के लिए जगह नहीं है। पुल 2018 में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि पता चला था कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल में दरार थी। लोअर परेल में वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी की वजह से बाकी जगहों के मुकाबले भीड़ यहाँ पर ज्यादा होती है। लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल का काम तेजी से होना चाहिए था, लेकिन टूटने और बनने में 5 साल पूरे हो गए। पुल के पूर्वी हिस्से का काम अधूरा है। वजह है पुल बनाने में बीएमसी और रेलवे के बीच बटी जिम्मेदारी। कोविड की वजह से तो काम काफ़ी सारा हैम्पर हो गया था, और जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे जो बीच वाला पोर्शन कंस्ट्रक्ट कर रही थी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट आने की वजह से पूरा के पूरा जो ब्रिज है उसे डिसमेंटल करना पड़ा और उसको फिर से रीरेक करना पड़ा। सवाल यह है कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इतने अहम प्रोजेक्ट को लेकर किसी को फिक्र क्यों नहीं है, जबकि यहीं से सटे एल्फिंस्टन इलाके में सितंबर 2017 में भीड़ और सकरे रेल ब्रिज की वजह से भगदड़ में 22 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन प्रशासन शायद पुरानी दुर्घटनाओं से सीखना जरूरी नहीं समझता। क्या है, टाइम वेस्टेज है, प्रेशियस टाइम। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है इधर। क्या कर रही है गवर्नमेंट?
लेट लतीफी का आलम यह है कि 2018 में गिरे 225 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल का कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुआ, जिसे मई 2022 तक पूरा होना था। लेकिन तारीख पर तारीख के बाद अब नई तारीख सितंबर 2023 है। कोविड जैसी महामारी हो या मानसून, देरी के लिए कई बार इस तरह की दलीलें दी गई, लेकिन यही वो मुंबई है जहां पर हार्बर लिंक रोड का प्रोजेक्ट हो या फिर कोस्टल रोड का, हर प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से समय पे पूरे हो रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से ये 90 मीटर का ब्रिज अपने पूरे होने की राह देख रहा है। कैमरामैन सागर पाटिल के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए, और कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार। Thank you.